मित्रों, कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल 30 मई का दिन है और 30 मई के दिन इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ऐतिहासिक अध्याय, बहुत युगांतरकारी और चमकीला अध्याय, जिसका नाम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस है, C2 है। वो अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लेगा अपने संगठन के। इस देश में संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थापना 100 साल पहले हुई थी, जब आज़ादी के मतवाले मजदूरों ने 1920 में पूरे देश भर के तमाम सारे उस वक्त की जो सक्रिय ट्रेड यूनियंस थी, उन सब का एक साझा सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन की घोषणा की थी। आज़ादी की लड़ाई में इस ट्रेड यूनियन आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके बारे में कभी अगर समय मिलेगा तो विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जिस स्थिति में 1970 में CITU का गठन किया गया और उसके बाद हमारे 50 साल पूरे हो गए। हमारे हरियाणा CITU के साथी महासचिव जय भगवान जी ने आज का विषय हमें दिया है 50 वर्ष की C2, जिसने मजदूर आंदोलन की दिशा और दशा बदल दी। कोई अपरिचित या असंबद्ध व्यक्ति अगर सोचेगा तो उसे लगेगा कि इस विषय को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाए जैसे कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है। एक यूनियन और उस यूनियन ने पूरे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की दिशा बदल दी, दशा बदल दी। ये दावा वास्तविक है या ये दावा कुछ अतिरंजना में या भावुकता में आकर किया गया दावा है? दुनिया की सारी भाषाओं में जिनके अनुवाद पढ़ने में आए हैं, उन सारी भाषाओं में एक बात बहुत जोर देकर कही है। कहीं पर वो कन्फ्यूशियस के नाम से आती है, कहीं पर वो गौतम बुद्ध के नाम से आती है, कहीं पर किसी अरस्तु के नाम से आती है, कहीं पर किसी अनाम आदिवासी विचारक के नाम से आती है। और वो वाक्य यह है कि तथ्यों से सत्य की ओर पहुंचना चाहिए। केवल किसी के कहने से किसी बात को सच नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि फैक्ट्स के जरिए, फैक्ट्स की कसौटी पर कस के, तथ्यों की कसौटी पर कस के सत्य तक पहुंचना चाहिए। आज की बातचीत में हम लोग इस दावे को कि C2 के 50 साल इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की, मजदूर वर्ग के आंदोलन की दशा और दिशा बदलने वाले थे, इसको तथ्यों पर कसकर आंकेंगे, क्योंकि तथ्यों से सत्य की ओर पहुंचकर ही वास्तविकता को जाना जा सकता है। यात्रा कितनी और कैसी हुई है, ये हमेशा तय की गई दूरी और उस दूरी के दौरान हासिल की गई ताकत से जाना जा सकता है। आज इसी कसौटी पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यस, इसमें दो मत नहीं है कि हमारे खुद के जीवन का भी एक सुनहरा समय C2 के लाल झंडे को उठाते उठाते कटा है। जो भी सीखे हैं वो C2 की पाठशाला में ही सीखे हैं और उसके नेतृत्व में चलने वाले मजदूर वर्ग की रणभूमि में ही कभी घायल होते हुए, कभी जीतते हुए, कभी न जीतते हुए इन सबकों को हासिल किया है। लेकिन इसे अगर छोड़ दिया जाए और ये मान लिया जाए कि CITU के साथ हमारा क्या रिश्ता रहा, क्या नहीं रहा, उसको अगर हम भूल भी जाएं और केवल भारत के मजदूर आंदोलन के एक असंबद्ध छात्र के रूप में भी देखें, तो साफ दिखाई देता है कि भारत की ट्रेड यूनियनों का केंद्र, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, आंदोलन, संगठन और मकसद से जुड़ाव का एक ऐसा कॉपी बुक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है, एक ऐसी मिसाल है जिसके आधार पर मजदूर आंदोलन कैसे संगठित किया जाना चाहिए, इसकी पाठ्य पुस्तक लिखी जा सकती है। बिना किसी भावुकता की मैं इस बात को कह रहा हूं। और इस बात की तार्किकता क्या है, इसके संबंध में जब अपन जानेंगे तो अपन पाएंगे कि हाँ, इस बात में वाकई में दम है। संगठन के मामले में, कार्यशैली के मामले में और मकसद को हासिल करने के लिए किए जाने वाले आंदोलन और किए जाने वाले प्रयत्नों के मामले में CITU ने जो उदाहरण पेश किया है वो एक कॉपी बुक डेमोन्स्ट्रेशन है, हाउ टू ऑर्गेनाइज ए वर्किंग क्लास मूवमेंट। कैसे? इस कैसे पर आने के पहले एक बात कही जाती है कि सबसे अच्छी शुरुआत वही होती है जिसे सबसे असुविधाजनक और टेढ़े सवाल से शुरू किया जाए। अपन भी सबसे टेढ़े सवाल से शुरू करते हैं और वो टेढ़ा सवाल ये है कि दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा लगाते हो और एक यूनियन में साथ नहीं रह पाते।
उससे अलग होकर सीटू बनाते हो? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी? सबसे असुविधाजनक और टेढ़ा प्रश्न यह है, और इसलिए इसी प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं कि अलग यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह अलग पार्टी बनने की वजह से हुआ था कि लाल झंडे की दो पार्टियां बन गई? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अलग पार्टियां तो 1964 में बन गई थी। 6 साल तक तो अलग ट्रेड यूनियन नहीं बनी। क्या यह नेताओं का झगड़ा था? इसमें नेताओं का झगड़ा क्या हो सकता है? सीटू बनाने पर नेताओं को क्या मिला दमन के अलावा? 1970 में सीटू बनी और 1972 से लेकर 77 के बीच में इसके सबसे मजबूत गढ़ पश्चिम बंगाल में 1250 नेतृत्वकारी साथियों की हत्या कर दी गई। हजारों ट्रेड यूनियन के दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया। 5000 से ज्यादा साथियों को अपने गांव और शहर छोड़ के अपने गुप्त स्थानों पर जाना पड़ा आंदोलन को बचाने के लिए। यह मिला क्या? ये तो कबीर जैसा मामला था। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लखुटिया हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। इसलिए नेताओं को क्या मिलना था? नेताओं को कुछ नहीं मिलना था। इसलिए नेताओं के वर्चस्व का झगड़ा नहीं था, अलग पार्टी बनने की वजह से नहीं था, बल्कि सीटू इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि कई बार अलग होना ज्यादा बेहतर तरीके से एकजुट होने के लिए अनिवार्य और जरूरी हो जाता है। मैं इस बात को दोहरा देता हूं क्योंकि यह काफी दुविधाजनक बात है। कई बार अलग होना ज्यादा बेहतर तरीके से एकजुट होने के लिए अनिवार्य और जरूरी हो जाता है। 1970 में अगर सीटू नहीं बनाई गई होती तो बहुत मुमकिन है कि देश का श्रमिक आंदोलन अपनी धार ही नहीं, अपने अस्तित्व को भी खो बैठता। दुनिया के कई देशों में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। मैं विकसित देशों की बात नहीं कर रहा जहां पर इस तरीके की घटनाएं घटी, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे दूसरे देश हो। मैं अपने आसपास के देशों की बात कर रहा हूं, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं, जहां पर इस तरीके की नीति को अपनाने की वजह से पूरे का पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त हो गया। पहले उसने अपनी धार खोई, उसके बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हाल थे 70 के दशक में? जिस केंद्रीय संगठन से अलग होकर हम लोगों ने सीटू बनाई थी, 1970 के दशक के आर्थिक, औद्योगिक और जनता के हालात के संबंध में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये वो खतरनाक समय है जब इस देश में मजदूरों का दमन बढ़ रहा था, कर्मचारियों के वेतन पर हमले हो रहे थे, नौकरियों को छीनने की साजिश की जा रही थी, और यहां तक कि 4-5 साल में तो इमरजेंसी लागू करके बाकायदा शासक वर्ग ने अपनी तानाशाही को स्थापित कर लिया था, क्योंकि वो मामूली से जनता के सवालों को उठा पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब श्रमिक आंदोलन का पूरी तेजी के साथ विस्तार होना चाहिए था, जिस केंद्रीय संगठन से अलग होकर हमने सीटू बनाई, उसका जो तब का नेतृत्व था, उसका यह मानना था कि लड़ाई वड़ाई, आंदोलन, संघर्ष वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, रार तकरार की कोई आवश्यकता नहीं है, समझौतों से काम चलाया जाना चाहिए। ये समझौते वो समझौते नहीं है जो मजदूर संघर्षों के बाद मालिकों और सरकारों को झुकाकर हासिल करता है। हम भी समझौता करते हैं, लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं, 15 मांगे लेके जाते हैं, मालिक एक नहीं मांगता, 15 दिन हड़ताल चलती है, 30 दिन हड़ताल चलती है, जेल जाते हैं, उसके बाद एक जनमत बनता है, आंदोलन तैयार होता है। उस आंदोलन के तैयार होने के बाद मालिक लोग विवश होते हैं, सरकारें विवश होती हैं हमारी मांग को मानने के लिए। कुछ मांगे मान ली जाती हैं, कुछ मांगे बाद के लिए छोड़ दी जाती हैं। ये जो एक युद्ध विराम का समझौता होता है, वो समझौते नहीं। उस वक्त का एटक का जो नेतृत्व था, वो ऐसे समझौते चाहता था कि संघर्ष होने ही नहीं चाहिए, संघर्ष शुरू ही नहीं होने चाहिए। ये गलत राजनीतिक समझ की वजह से था। और वो गलत राजनीतिक समझ क्या थी, उसका बाद में क्या हुआ, इस सवाल पर आज चर्चा करने की कोई हालत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के हालात और बदली हुई चुनौतियां इसके विस्तार में जाने से हमें रोकते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि जिसका पोस्टमार्टम रिकॉर्ड किया जा चुका हो, उन गड़े मुर्दों को खोलकर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन यह बात समझ लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी मोटे तौर पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक मिस्टर डांगे हुआ करते थे, जो उस जमाने में एटक के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, जिनका यह मानना था कि समाजवाद बबुआ पूंजीवाद की कार में बैठकर आई।
इंदिरा गांधी ड्राइव करेंगी, बिरला जी का पेट्रोल जला होगा और टाटा साहब की कार होगी, उसमें बैठ के समाजवाद आएगा। ये गलत समझदारी थी और इस गलत समझदारी की वजह से ही उन्होंने सारी लड़ाइयां रोक दी थी। क्योंकि इंसान कितना भी, लेकिन वो भूल गए थे इस बात को कि इंसान कितना भी सद्भावना से काम क्यों नहीं ले, भेड़िए कभी शाकाहारी नहीं होते। मजदूरों पर हमले दर हमले बढ़ते गए और उधर डांगे की जकड़ में फंसी हुई एटक आंदोलन और संघर्षों से परहेज करने लगे। उन संघर्षों को बचाने के लिए जरूरी था कि या तो हम संघर्षों को तेज करें या फिर हम संघर्षों के एक नए मोर्चे को खोलें। इसके बाद भी अगर अलग अलग स्तर पर कोई यूनियन हड़ताल या संघर्ष का फैसला ले लेती थी और लड़ाई में उतर जाती थी, तो मालिक और पुलिस हमला करने के लिए बाद में आती थी। सबसे पहले डांगे साहब का नोटिस आता था और भले 99% मजदूर उस यूनियन के साथ हों, लेकिन वो उस यूनियन को भंग कर देते थे, एटक के साथ डिसएफिलिएट कर देते थे और उसमें अपने बंदे बिठा दिया करते थे। यूनियन की बैठक में बोलने तक नहीं देते थे उन लोगों को जो संघर्ष करने की बात किया करते। हालात ये थे कि अगर फैज अहमद फैज साहब की नज्म में कहा जाए तो चली ये रस्म की कोई न सर उठा के चले। हमारे एक बहुत प्यारे नेता थे कॉमेडाइम के बंधे, वो उस एटक के पदाधिकारी मंडल में राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। एटक के दफ्तर में जाकर बैठा करते थे। वो जब दफ्तर में जाते थे और दफ्तर में बैठते थे, पूरे समय उनसे कोई बात नहीं करता था, उनकी टेबल पर कोई डांक नहीं आती थी। इस तरह से उन्होंने संघर्ष की और ट्रेड यूनियन के अंदर लोकतंत्र की सारी संभावना पे ताला डाल दिया था और किसी भी किस्म का आंदोलन नहीं करने दिया जाता था, किसी भी किस्म के आंदोलन पर चर्चा नहीं करने दी जाती। एक घुटन का वातावरण था। वो केवल एटक के हेडक्वार्टर में नहीं था, केवल राज्य समितियों के मुख्यालयों में नहीं था, बल्कि कारखानों में और आंदोलनों में था, जहां मालिक दमन कर रहा है लेकिन यूनियन आंदोलन का कोई पैगाम लेकर नहीं आ रही है, क्योंकि यूनियन के नेतृत्व की राजनीतिक समझदारी बोगस है। इस घुटन से बाहर आने का केवल एक ही तरीका था, एक नया संगठन बनाना, एक नया मोर्चा खोलना, ताकि सांस ली जा सके और मजदूर आंदोलन को पुनर्जीवित किया जा सके। अब इसके ज्यादा और विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां आज जो है और जिस तरीके की चुनौतियां हैं, उसमें अब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनका वक्त पोस्टमार्टम कर चुका है और यह साबित कर चुका है कि यह फैसला कितना सही था। लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग जिन्हें गुंटूर में जो आखिरी एटक की यूनाइटेड वर्किंग काउंसिल हुई थी, जनरल काउंसिल हुई थी, उस बैठक में उनको बोलने नहीं दिया गया। चाहे वो कॉमरेड पी रामामूर्ति हो, चाहे वो कॉमरेड ज्योति बासु हो, चाहे वो कॉमरेड पेंदे हो, ये जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उनमें से किसी को भी अपनी बात भी उस मंच पर नहीं रखने दी गई, जबकि वो चुने हुए थे। ऐसी स्थिति में 9-10 अप्रैल 1970 को गोवा के वास्को डगामा में उन तमाम सारे जनरल काउंसिल के मेंबर्स की मीटिंग हुई, जिसमें कई राज्य कमेटियों के पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने यह तय किया कि यदि देश के मजदूर आंदोलन को जिंदा रखना है, यदि वर्ग संघर्ष को जारी रखना है, तो अब उसके लायक नया संगठन बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उस 9-10 अप्रैल की वास्को डगामा की मीटिंग ने यह तय किया कि 28 से लेकर 31 मई 1970 तक कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा और उसमें एक नए ट्रेड यूनियन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस तरीके से 30 मई को 1970 में 30 मई को भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की आमद दर्ज हो गई। एक महत्वपूर्ण बात नोट करने की, सीटू समझती थी कि मजदूर आंदोलन की एकता कितनी महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्होंने बनते ही अपने पहले सम्मेलन में ही हमने ये कहा कि तुरंत मजदूर एकता के पक्ष में अभियान छेड़ा जाना चाहिए, क्योंकि तानाशाही दस्तक दे रही है। सीटू के उस सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके कहा कि हमारा नारा होगा एकता और संघर्ष, यूनिटी एंड स्ट्रगल। संघर्ष के लिए एकता, एकता कायम करने के लिए संघर्ष। और इसी सम्मेलन ने 16 सूत्री मांगों को लेकर एक देशव्यापी संयुक्त आंदोलन का आह्वान किया और सारी ट्रेड यूनियन से संपर्क स्थापित करने का फैसला भी लिया। ध्यान रखिए,
सीटू की स्थापना एक यूनियन से टूटकर हो रही थी। और टूटन और अलगाव, भले ही वो कितने भी प्यार में क्यों नहीं हो, यहां तो प्यार में नहीं हो रहा था, तकरार में हो रहा था, राजनीतिक और वैचारिक तकरार थी। टूटन और अलगाव के अपने कलुष और अपने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। इस दौरान जितनी कड़वाहट थी, जिन्होंने उसे देखा है वही समझ सकते हैं, जिन्होंने उसे देखा नहीं है वे समझ नहीं सकते। विमर्श की, वाद विवाद की, राजनीतिक संवाद की जो भाषाएं थी और जिस तरीके का व्यवहार था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं केवल इतना आपको संकेत देने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, यहां तक कि मध्य प्रदेश जैसे छोटे राज्य में जिसकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, उन छोटे से राज्यों में भी उनमें सीटू बनाने वाली धारा के कॉमरेड्स उनके हाथों से मारे जा रहे थे जिनके साथ हम एक यूनियन में काम करते थे। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति थी। स्थापना सम्मेलन में 1970 के स्थापना सम्मेलन में जितने डेलीगेट्स पूरे देश भर से गए थे, करीबन 3-3.5 हजार से अधिक डेलीगेट्स थे। उन डेलीगेट्स में इतनी, जब उनकी वो जो क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट निकाली गई थी, तो उन डेलीगेट्स में लगभग 1/3 35% के आसपास डेलीगेट्स ऐसे थे जिन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था, जेलें काटनी पड़ी थी, उन्हीं मजदूर नेताओं की वजह से जिनके घुटन भरे व्यवहार से अलग होकर सीआईटीयू बनाने का फैसला लिया गया। मगर इसके बाद भी उनसे एकता की अपील की गई। मुझे लगता है कभी इस काम को किया जाना चाहिए, हमें मिला अगर मौका तो हम भी करेंगे, कि उस सम्मेलन में, सीआईटीयू के पहले सम्मेलन में जितने डेलीगेट शामिल हुए थे, उनमें से कितने डेलीगेट्स ऐसे थे जो बाद में अर्ध फासिस्ट आतंक के दौर में या इमरजेंसी के दौर में जेलों में डाल दिए गए या जिनकी हत्याएं कर दी गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, बिना आंकड़ों को इकट्ठा किए हुए। हालांकि चूंकि आज बोलते बोलते ये बात मेरे दिमाग में आई है, तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ये विवरण भी इकट्ठा हो जाए। कम से कम 50-60 साथी ऐसे रहे होंगे, कम से कम, जो सम्मेलन में शामिल थे, लेकिन सीआईटीयू के बनाने के बाद जिनकी हत्या कर दी गई। कौन के द्वारा? वही लोग जो वर्ग सहयोग की बात करते थे। लेकिन इसके बाद भी हमने पहले सम्मेलन में क्या अपील की? हमने उन्हीं से अपील की, एकता की अपील ही नहीं की, बल्कि सीआईटीयू के जो संस्थापक अध्यक्ष थे कॉमरेड बीटी रणदिवे, जो नई पीढ़ी के कॉमरेड्स आए हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि कॉमरेड बीटी रणदिवे क्या जितना भी साहित्य उन्हें पढ़ने के लिए मिल सकता है उसको पढ़ें, उनके बारे में जानें। एक अद्भुत शख्सियत, इस पूरे दुनिया भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन के महानतम नेताओं में से एक, इस देश के सबसे बड़े वर्किंग क्लास के हिमायती नेता थे बीटी रणदिवे। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रचार हुआ करता था इन समझौतावादियों की ओर से। उन्हीं ने वो एकता का प्रस्ताव रखा और वो जानते थे कि किस तरीके के तनाव या कलुष या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उस प्रस्ताव को रखते हुए उस स्थापना सम्मेलन में अपने कॉमरेडों को सचेत किया था कि जाओगे लौट के, भावनाओं में नहीं बहना। लौट कर जाने के बाद हमारे प्रचार की धार किसी की निंदा या भर्त्सना करके तलखी बढ़ाने पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजदूरों की मांगों पर और सबकी एकता पर केंद्रित होनी चाहिए। एकता को इस तरीके से मजबूत करने की एक छटपटाहट थी और यह चेतावनी अपने पूर्व के साथियों के बारे में नहीं थी। यह चेतावनी सीआईटीयू के साथियों को उस दौर में दी गई थी जब बंगाल में अर्ध फासिस्ट आतंक चल रहा था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। अभी उस अर्ध फासिस्ट आतंक को कायम करने वाली सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में चलने वाली इंटक के साथ भी मजदूरों की मांगों को लेकर एकता बनाई जानी है। आरएसएस की भुजा समझे जाने वाली जो है भी बीएमएस के साथ भी एकता बनानी है। हमें इस देश के मजदूर वर्ग की एकता का केंद्र बनना है। यह एकता बनाना कोई आसान नहीं था, बल्कि जो प्रचलित एक उर्दू का शेर है उसकी भाषा में कहा जाए तो ये एक आग का दरिया था और डूब के जाना था। लेकिन सीटू ने इस एकता का मतलब गंभीरता के साथ लिया। सीटू ने कहा कि एकता का मतलब यूनियन के नेताओं की शक्ल या चाल ढाल नहीं है।
यूनियन के नेताओं की वैचारिक संबद्धता नहीं है कि वो किस राजनीतिक पार्टी या विचारधारा के साथ जुड़े हैं। एकता का मतलब उनके पीछे, उन यूनियनों और उन नेताओं के पीछे चलने वाली उस मजदूर वर्ग की जमात के साथ एकता है, जिन्हें शामिल किए बिना पूरे मजदूर वर्ग की एकता को कायम नहीं किया जा सकता। अगर इंटक के पीछे लोग हैं, अगर बीएमएस के पीछे लोग हैं, अगर एआईटीयूसी के पीछे लोग हैं, अगर एचएमएस के पीछे लोग हैं, तो उनके नेता नहीं है, नेताओं के साथ बैठकर काम नहीं चलेगा। उनके पीछे चलने वाले मजदूर को भी संघर्ष में उतारना है तो उसके लिए एकता बनानी पड़ेगी। इसलिए हमारी एकता इस बात पर आधारित थी कि मजदूरों की एकता बननी चाहिए, और इसीलिए हमने उस कविता की पंक्ति के हिसाब से अपनी जिंदगी को तय किया था कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। अगर हमारी नीति, हमारी विचारधारा, हमारे काम करने के तरीके ठीक होंगे तो मजदूर वर्ग की एकता को कायम करने में न केवल हम कामयाब होंगे, बल्कि मजदूर वर्ग की एकता अंततः फिर अपने सही संगठन को चुनने की ओर भी जाएगी। और ये एक आश्वास, ये जो आश्वस्ति है, ये जो विश्वास है, ये विश्वास सहज रूप में नहीं आता। ये विश्वास तब आता है जब आपको अपनी विचारधारा की प्रामाणिकता पर यकीन है। यह विश्वास तब आता है जब आपको अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेतृत्व की पूरी कतारों की ईमानदारी और कुर्बानी पर यकीन है। इसलिए बिना तात्कालिक रूप से प्रभावित हुए उन्होंने कवि की उस कविता की पंक्ति में अपने आप को ढाला, जिन्होंने कहा था कि चिंता क्यों करते हो गलत बयानी पर बूढ़ी दुनिया की, न्यायाधीश समय निर्णय कर देगा अपने आप एक दिन, अगर तुम्हारी फसल रही निर्दोष, बादलों का विरोध क्या, सागर खुद क्यारी क्यारी भर देगा अपने आप एक दिन। और जिस हौसले के साथ ये हुई थी समझदारी विकसित, उस हौसले ने बाद में पूरे देश भर में अपने परिणाम दिखाए। प्राणियों में सिर्फ भेड़ें होती हैं जो नाक की सीध में चलती हैं और जिबे होने के लिए सीधे मक्तल में पहुंचती हैं, सीधे कसाई खाने में जाती है। मजदूर आंदोलन भेड़ों का आंदोलन नहीं है। मजदूर आंदोलन जरूरत के हिसाब से अपनी कार्यनीति तय करता है, मंजिल को ध्यान में रखते हुए उसके रास्ते तय करता है। मंजिल को के ध्यान को हटाकर कोई रास्ता सुविधा के हिसाब से तय नहीं करता। मंजिल की ओर जाने वाला कौन सा रास्ता ठीक होगा, हमेशा मंजिल उसकी निगाह में होती है। ये रास्ते सुविधाजनक नहीं होते। मजदूर आंदोलन के रास्ते सुविधाजनक नहीं होते, कभी कभार मनोनुकूल भी नहीं होते, मन को जो अच्छा लगे वो भी नहीं होते। ज्यादातर मामलों में टेढ़े मेढ़े होते हैं, मगर वे होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि परिस्थितियां आपको मिलती हैं, आप चुन नहीं सकते, उसी तरीके से उन परिस्थितियों में बाहर निकलने के लिए कार्यनीति आपको मिलती है। आपकी जो योजना बनती है, यात्रा की योजना, वो उन्हीं को निगाह में रखकर बनती है, मकसद को निगाह में रखकर बनती है। आपके रास्ते की सुविधा के हिसाब से मकसद नहीं बदले जाते। और यही वजह है जो CITU ने पिछले 50 वर्षों में शायद में साबित किया है। CITU ने अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। 1991 में जब पूरी दुनिया भर में बजाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अब तो लाल झंडा और समाजवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, उस दौर में ये CITU थी जिसने उस वक्त भी कहा था कि लाल झंडा कभी खत्म नहीं होता, लाल झंडा हमेशा नई चुनौतियों में और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभर आता है। CITU ने उसको किया और अपनी कार्यनीति को इसी हिसाब से लागू किया। हमने छुआछूत नहीं माने। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार बनते हुए चूंकि भांत भांत के जमूरे उसमें थे, इसलिए एक ऐसा कानून बनाकर लाए वो जो ट्रेड यूनियन आंदोलनों पे, मजदूर आंदोलन पे बंदिश लगाने वाला कानून था। भूतलिंगम विधेयक कहा जाता था, भूतलिंगम ऑर्डिनेंस। इस भूतलिंगम ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरे देश भर में जबरदस्त आंदोलन को विकसित किया गया। उस वक्त बहुत बहस चली थी कि इंटक को साथ लेंगे क्या, ये तो पूरी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ रहे हैं, मजदूर आंदोलन का दमन किया है, एटक को साथ लेंगे क्या। इनके जो नेता थे डांगे साहब, उन्होंने तो जब बोनस को इमरजेंसी के दौरान 8.33 से घटाकर आधा कर दिया था, उस वक्त तक उसका विरोध नहीं किया था बल्कि तारीफ की थी।
CITU के नेताओं ने कहा हम सबको साथ लेंगे, क्योंकि अभी भूतलिंगम के भूत से हमें मुकाबला करना है। ये मजदूर वर्ग की लड़ाई है, इसमें जितनी भी ट्रेड यूनियनों के पीछे चलने वाले मजदूर हैं हम सबको साथ लेकर आएंगे, और उसमें सबको साथ लेकर आया गया। इंटक भी एक बड़ी तादाद में उस पर निकल कर आई थी। तो मजदूर आंदोलन की एकता में ईगो या अहंकार नहीं होता। वैसे भी इंडिविजुअल ईगो हो या इंस्टीट्यूशनल ईगो हो, व्यक्तिवाद भी दो तरीके के होते हैं, अहंकार भी दो तरीके होते हैं। मेरा एक अहंकार मेरे व्यक्ति के रूप में है, मेरा एक अहंकार जो है वो मेरे संगठन के रूप में कि हम बड़े तुर्रम खां हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। ईगो और अहंकार, इंडिविजुअल ईगो हो या इंस्टीट्यूशनल ईगो, मूलतः ओछापन होता है, मूलतः कमजोरी की निशानी होती है। ये व्यक्तियों में भी खराब होता है, संगठन और क्रांतिकारी संघर्षों में तो और भी खतरनाक होता है। मेरे मित्र जो सुन रहे हैं वो इस बात को थोड़ा ध्यान से लें, और जिन मित्रों को मैं सुनाना चाहता हूं वो खास तौर से इसको ध्यान से सुनें। हम एक भूमिका निभाते हैं, मजदूर आंदोलन का दौर एक भूमिका निभाता है। उस भूमिका को निभाने के बाद उस पर अपना ठप्पा लगाने की जो कोशिश होती है, ये एक व्यक्तिवादी कोशिश है। हम एक समग्र विराट धारा के हिस्से हैं, विराट निर्माण प्रक्रिया के हिस्से हैं। हम एक ऐसा असेंबलिंग प्लांट है जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैला हुआ है। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, जिसे हम कभी क्रांति के रूप में कहते हैं, कभी सामाजिक परिवर्तन के रूप में कहते हैं, कभी जीत के रूप में कहते हैं, कभी उपलब्धि के रूप में कहते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो उस असेंबली लाइन में न जाने कितने लोगों के हाथ से श्रृंगारित की गई, तराशी गई, बेहतर की गई मशीन के कल पुर्जे से आगे निकल कर जाती है। उसमें ईगो कहां आता है? CITU ने कभी भी ईगो या अहंकार अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हम इस बीमारी से बचते रहे। इस बीमारी से जो भी बचते हैं वे ही बच पाते हैं, जो नहीं बचते वो इतिहास में मिलते हैं, लेकिन इतिहास के कूड़ेदान में। C2 इस ईगो और इंस्टीट्यूशनल ईगो दोनों से बची रही। मजदूर वर्ग की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी गई, और उसी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हम संयुक्त आंदोलनों को बढ़ाते बढ़ाते आज यहां पर चले गए। आज बहुत आसान लगता है। 2 सितंबर 2015 की हड़ताल में 15 करोड़ लोग शामिल हो गए, 16 करोड़ लोग शामिल हो गए। 2 सितंबर 2016 की हड़ताल में 18 करोड़ लोग शामिल हो गए। तमाम सारी यूनियनें साथ आ गई। आज बहुत आसान लगता है कि सारे कर्मचारी संगठन, फेडरेशन भी इकट्ठा हो रही है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी इकट्ठा हो रही हैं, अभी फिर से इकट्ठा हुई हैं। अभी जो मई में हम लोगों ने एक कार्रवाई की थी 22 मई के दिन, ये बहुत आसान लगता है। लेकिन युवा साथियों को जानकर ये ताज्जुब होगा, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान साथी आए हैं और नेतृत्व में भी आए हैं, उन्हें जानकर ये ताज्जुब होगा कि 1970 में C2 के बनने के पहले, 1970 के पहले का जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास है, उसमें इस तरीके के संयुक्त आंदोलन नहीं मिलते। इस तरीके की देशव्यापी साझी कार्रवाइयां तो छोड़िए, उद्योग आधारित साझी कार्रवाइयां भी नहीं मिलती। संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियंस का बनाना तो बहुत दूर की बात है। यूनियनों के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर कटुता हुआ करती थी कि यूनियनों के बीच में आपस में बोलचाल भी बहुत कम हुआ करती थी, औपचारिक हुआ करती थी। इस एकता को बनाने में C2 का बड़ा योगदान है। कितने धीरज के साथ ये विकसित होते होते यहां तक पहुंचे हैं कि आज शासक वर्ग की विचारधारा में विश्वास करने वाली इंटक भी इसका हिस्सा है। काफी देर तक, लंबे समय तक BMS भी इसका हिस्सा रही। क्यों? जो मैंने आपसे कहा ना कि हमारी नीति थी एकता और संघर्ष। संघर्ष के लिए एकता, एकता के लिए संघर्ष। उन संघर्षों ने इतना दबाव बनाया नीचे आम मजदूरों के बीच में कि उन्होंने यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात को न मानते हुए भी 2 हड़तालें ऐसी हुई जिसमें BMS ने शामिल न होने का फैसला लिया, लेकिन तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से में BMS की यूनियनों ने यह फैसला लिया कि हमारा मजदूर इस हड़ताल के साथ है, हम भी इस हड़ताल में जाएंगे। यह है एकता के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए एकता। कितने धीरज के साथ ये विकसित हुई होगी, मैं इसके केवल कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। C2 जैसी बनी हमारी, उस C2 ने बनते ही सबसे पहला साझा मंच बनाया था यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस। उसमें हमने 4-5 यूनियनों को देश भर के पैमाने पर इकट्ठा किया।
उसने जो गतिशीलता दी, उसके बाद इस देश की एक ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है जिसकी ताप को, जिसकी हीट को, जिसकी गर्मी को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और वो थी 1974 की इसी मई के महीने में हुई रेलवे की हड़ताल। इतनी बड़ी कार्रवाई थी जिसके समर्थन में देश भर का मजदूर उतरा, और उस रेलवे की हड़ताल का संचालन किसी एक यूनियन ने नहीं किया था, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने नहीं किया था। एक एनसीसीआरएस बनी थी, नेशनल कैंपेन कमेटी ऑफ रेलवे मैन्स स्ट्रगल। उसने उस हड़ताल की अगुवाई की। एक ऐसा जोरदार संघर्ष पूरे देश भर में विकसित हुआ जिससे घबरा के एक साल के अंदर अंदर ही इस देश के शासक वर्ग को तानाशाही के रास्ते को अपनाना पड़ा, लेकिन वो तानाशाही भी जीत नहीं पाई। उसके बाद 1981 में एनसीसी बनाई गई, नेशनल कैंपेन कमेटी, जिसमें तमाम सारी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के साथ साथ फेडरेशंस को भी शामिल किया गया। उसके बाद 1985 में जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उन सारे पब्लिक सेक्टर्स की जितने भी यूनियनें थी, उन सबको इकट्ठा करके सीपीएसयू का निर्माण किया गया। और यही एकता बाद में नवोदार नीतियां जब लागू करने की शुरुआत हुई है राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में इसने भ्रूण रूप में जन्म लिया था, लेकिन उसके बाद के कार्यकाल में, खासतौर से 91 के बाद से, जब से ये नवोदारवादी नीतियों का हमला तेज हुआ, उसके बाद ये स्पॉन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के रूप में उभरी। एकता विस्तारित होती गई। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस में कुछ यूनियनें शामिल हैं, रेलवे की हड़ताल की धमक में ज्यादातर यूनियनें शामिल हैं। उसके बाद फिर नेशनल कैंपेन कमेटी बनती है, उसमें यूनियनों की संख्या और बढ़ गई। मतलब जो एकता के लिए संघर्ष था, वो संघर्ष के लिए एकता के परिणाम के रूप में भी निकलने लगा। और आखिरी में 1985 के बाद से, सीपीएसयू बनने के बाद से, तो वो स्पॉन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के रूप में एक ऐसे विराट मंच के रूप में आ गया जिसमें इस देश में हर झंडे, हर विचारधारा को मानने वाली ट्रेड यूनियंस एक रास्ते पर आ गए। यह है एकता और संघर्ष की नीति का पालन। संघर्ष के लिए एकता और बड़ी एकता के लिए संघर्ष। 17 राष्ट्रीय हड़तालों के बाद यह एकता हमको बहुत आसान लगती है, बहुत सहज लगती है, लेकिन ये आज ये समझते हैं हम कि सारी ट्रेड यूनियंस की मीटिंग होगी और वो संयुक्त रूप से देशव्यापी आह्वान करेंगे, लेकिन इसको करना बहुत ही मेहनत का काम था। और ये C2 की उसी नीति का और उस वक्त के नेताओं का हिस्सा कि बड़ा योगदान। आज हम बहुत सारी फेडरेशन देख रहे हैं। ये समझदारी भी हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन आंदोलन में पहले नहीं थी। भिलाई स्टील प्लांट के स्टील वर्कर्स की एक यूनियन हुआ करती थी, दुर्गापुर की एक यूनियन हुआ करती थी, राउरकेला की एक यूनियन हुआ करती थी, सलेम की एक यूनियन हुआ करती थी। एक ही CITU की यूनियन, लेकिन इसके बाद भी एक ही यूनियन। यह तय किया कि नहीं, सारे स्टील उद्योग की जितनी भी यूनियन है वो CITU की हो या गैर CITU की हो, अगर वो एक फेडरेशन में शामिल होना चाहती है, स्टील वर्कर्स की फेडरेशन बननी चाहिए, कोल वर्कर्स की एक फेडरेशन बनना चाहिए, बीड़ी वर्कर्स की एक फेडरेशन बनना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक फेडरेशन बननी चाहिए, निर्माण मजदूरों की एक फेडरेशन बनना चाहिए। अलग अलग एक ही धंधे में काम करने वाले अलग अलग तरीके के जितने भी पूरे देश में फैले हुए तबके हैं, उन सबको एक मंच पर लाना है। ये भी तो मजदूर वर्ग की एकता को कायम करने की लड़ाई है। ये काम किया और आज फेडरेशन है, जीवन का हिस्सा बन गए हैं। छोटे छोटे उद्योग में काम करने वाले, जिनमें लोग बहुत कम संख्या में लोग होते हैं, उन थोड़े थोड़े से संख्या में काम करने वाले मजदूरों की ताकत, क्योंकि अकेला मुकाबला करने में उनकी क्षमता नहीं होती। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, पावर ग्रिड के एम्प्लॉय हैं, एक एक जिले में बहुत कम संख्या में रहते हैं, उनकी उतनी आंदोलनात्मक क्षमता नहीं होती, उनकी उतनी स्ट्राइकिंग पावर नहीं होती। अगर वो सारे लोग इकट्ठे होकर भी निकालेंगे तो 50 लोगों का जुलूस शहर में 17 में दिखेगा नहीं। लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं पूरी देश भर में पावर ग्रिड एसोसिएशन के नाम पर या NTPC की फेडरेशन के नाम पर, तो उनका एक असर पड़ता है और उनमें भी एक शक्ति पैदा होती है। एकता की जो शक्ति होती है उसका तो केमिकल रिएक्शन गजब होती है, उससे मजदूर में विश्वास पैदा होता है। और वही हुआ, उन्होंने इस उद्योग आधारित एकता को, उसके बाद प्रांत आधारित एकता को, उसके बाद ट्रेड यूनियन आधारित एकता को एक ऐसी मुहिम बना के रख दिया जिसने इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में जो उस एकता के बाहर रहेंगे वो हाशिए पर चले जाएंगे, इस तरीके की ये स्थिति पैदा कर दी। और ये 30 मई
सन 1970 को C2 के राष्ट्रीय सम्मेलन के स्थापना सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद किए गए अमल का नतीजा था। इसलिए अगर जय भगवान ये विषय रखते हैं कि C2 50 साल की C2 जिसने इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल दी, उसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल अतिरंजना नहीं है। वास्तव में दशा और दिशा बदल दी 1970 की 30 मई को बनी हुई C2 ने। एकता की मुहिम केवल यहीं तक नहीं रुकी, केवल ट्रेड यूनियंस की या कर्मचारी फेडरेशनों की एकता नहीं हुई, वो जनता के संगठनों के एक राष्ट्रीय मंच के रूप में भी विकसित होने के लिए गई। नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, NPMO बनाया गया, जिसमें न केवल ट्रेड यूनियन थी बल्कि किसान संगठन थे, महिला संगठन थे, विद्यार्थी संगठन थे, नौजवान संगठन थे, समाज के दूसरे तबकों के संगठन थे। उस नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन को, NPMO को और आगे बढ़ाते हुए अभी हाल के 1.5 वर्ष में जन एकता जन अधिकार आंदोलन के नाम से, जेजा के नाम से एकता को और ज्यादा व्यापक बनाया गया। और इसकी ताकत कितनी है, इस बढ़ती हुई ट्रेड यूनियन की एकता, मजदूर वर्ग की एकता बाकी के मेहनतकश जनता को भी किस तरीके से एकजुट करने में अपनी भूमिका निभा रही है। जो CITU की समझदारी है, जो CITU की समझदारी है कि ये जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद की बेड़ियों की, उस पूंजीवाद की गुलामी से मजदूर वर्ग अकेले मुक्त नहीं हो सकता। उसे समाज के तमाम सारे शोषितों को भी उनकी बेड़ियों से मुक्त कराने की लड़ाई का अगुवा बनना पड़ेगा। उसी समझदारी को लागू करते करते आज स्थिति कहां पर आ गई है, जन एकता जनाधिकार आंदोलन के रूप में, जेजा के रूप में, कि 8 जनवरी 2020 को जब इस देश का मजदूर वर्ग एक जबरदस्त औद्योगिक हड़ताल का नारा देता है, उस औद्योगिक हड़ताल के समर्थन में इस देश के गांव में कार्रवाई होती है, इस देश के स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कार्रवाई होती है, इस देश की गृहिणियां और महिलाएं कार्रवाई में निकल के आती हैं। और जो हड़ताल 15 करोड़ और 16 करोड़ और 18 करोड़ लोगों की हुई थी, वो हड़ताल 25 करोड़ की हो जाती है। दुनिया में इतनी बड़ी पैमाने पर किसी एक देश में आंदोलनात्मक कार्रवाई में, स्ट्राइकिंग एक्शन में उतरना बहुत विरली मिसाल है। C2 नहीं होती, ये नहीं होता। इसीलिए हम क्या मानते हैं, हम बहुत ईमानदारी के साथ मानते हैं कि अगर मजदूर वर्ग एक है तो उसकी यूनियन भी एक होनी चाहिए। मालिक वर्गों का संगठन एकजुट है। मालिक वर्ग सरकार के रूप में भी इकट्ठे रहते हैं, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और हैन तैन सबके रूप में इकट्ठे रहते हैं। हम डिवाइडेड क्यों रहेंगे, हम बटे हुए क्यों रहेंगे? कोई एटक का झंडा लिए, कोई इंटक का झंडा लिए, कोई HMS का झंडा लिए, हम C2 का झंडा लिए। अरे जब मजदूर वर्ग एक है तो मजदूर वर्ग की यूनियन भी एक होनी चाहिए। हमारा विश्वास है, CITU का विश्वास है, लिखा पढ़ी में हमारे संविधान और कार्यक्रम और लक्ष्यों में ये बात शामिल है कि हम चाहते हैं कि 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन होनी चाहिए। एक उद्योग में केवल एक यूनियन होनी चाहिए। बस 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि 2 गारंटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इसमें मजदूरों के लिए पूरा लोकतंत्र होना चाहिए। आंदोलन होगा कि नहीं होगा, नेता तय नहीं करेगा, मजदूरों की जनरल बॉडी तय करेगी। हड़ताल होगी कि नहीं होगी, नेता तय नहीं करेगा, मजदूरों की जनरल बॉडी तय करेगी। जिसके लिए संघर्ष है वो तय करेगी। मजदूरों के लिए पूरा लोकतंत्र होना चाहिए। वो किसको नेता चुनना चाहते हैं वो तय करेंगे, उनकी यूनियन है। हम 2 शर्तों पर 2 चीजों की गारंटी हो तो हम केवल एक यूनियन के पक्ष में इस पूरे देश भर में, और केवल एक यूनियन होनी चाहिए। पहला कि मजदूर के लिए पूरा लोकतंत्र होगा। दूसरा, वर्ग संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ा जाएगा। वर्ग सहयोग नहीं चलेगा, लल्लो चप्पो नहीं चलेगी। एक हाथ से मालिक के साथ हाथ भी मिलाएंगे, सरकार के साथ हाथ भी जोड़ेंगे और दूसरे हाथ से मजदूर के बीच में क्रांतिकारी भाषण भी देंगे, ये दोहरापन नहीं चलेगा। वर्ग संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ा जाएगा। C2 1970 में एक बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन से अलग होने के बाद उसी सम्मेलन से लगातार इस बात की कोशिश कर रही है और 1979 में 1979 में CITU के राष्ट्रीय सम्मेलन ने बाकायदा एक नारा दिया था कि ठीक है, अभी ये परिस्थितियां नहीं है कि पूरे देश भर की सारी यूनियनें एक हो जाए और एक यूनियन बन जाए। ये बात की बात है, ये जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक
हम जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, जितने भी कर्मचारी फेडरेशन हैं, जितने भी श्रमिक संगठन हैं, वो सारे लोग मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ऐसी मांगे जो बीएमएस उठाता है, एटक उठाती है, इंटक उठाती है, एचएमएस उठाती है, सीआईटी उठाती है, बीएसएनएल, एलआईसी की यूनियन उठाती है, रेलवे के लोग उठाते हैं, ऐसी कॉमन डिमांड्स हम तय कर लें और उन कॉमन डिमांड्स को लेकर एक महासंघ का निर्माण करें, एक कन्फेडरेशन का निर्माण करें। उन मांगों को लेकर उस कन्फेडरेशन के रूप में लड़ेंगे और बाकी की जितनी भी मांगे उन मांगों पर अलग अलग तरीके से भी लड़ते रहेंगे। अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए एक बड़ा कन्फेडरेशन इस पूरे देश का होना चाहिए। उस प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है ये मजदूर आंदोलन 1970 के बाद से। वो जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई कि यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन बनी, फिर एनसीसी बनी, फिर उसके बाद स्पॉन्सरिंग कमेटी बनी, फिर उसके बाद अलग अलग रूपों में आए, एनपीएमओ बना, फिर जेजा बना, और अब उसके बाद हम इस कोशिश में हैं कि साझी मांगों को लेकर राजनीतिक संबद्धता को अलग रखिए। जनता फैसला कर लेगी किसकी राजनीति ठीक है नहीं है, लेकिन मजदूर वर्ग की ज्वलंत सवालों को लेकर एक महासंघ बनना चाहिए। और ये एक बड़ा योगदान था जो सीटू ने इस 50 साल में दिया है, हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन एक और बड़ा योगदान था जो सीटू ने 50 साल में दिया, और क्या दिया है महिलाओं के संबंध में हम बोलेंगे कॉमरेड नीना जी, क्योंकि महिलाओं के सवाल को भी सीआईटीयू ने ही केवल एजेंडे पर लाया है, और एजेंडे पर नहीं लाया, अमल करके दिखाया है, बाद में बताएंगे। इस एकता को बनाए रखने में के साथ साथ दूसरी खासियत